हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल योर क्लासमेट। मैं हूं शुभो और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये शुरू करने से पहले हमें दो इंसिडेंट हमें याद रखना है। एक इंसिडेंट हुआ था 1578 में, जो कि जो इंसिडेंट था वो क्या था। वो इंसिडेंट ये था कि एक पुर्तगीज सी वेसल जो कि इंडिया से पुर्तगाल लौट रहा था, इंडिया से सामान लेके पुर्तगाल लौट रहा था, उस सी वेसल को उस जहाज़ को एक इंग्लिश पायरेट जिनका नाम था फ्रांसिस ड्रेक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जहाज़ को लूटा, उसमें जितना भी सामान था उसको लूटा। उसके बाद उस जहाज़ में लूटने के टाइम उनको कुछ मैप हाथ लगी। उनको उस मैप में क्या था, उस मैप में पुर्तगीज़ों ने सारी दुनिया में समुद्र के रास्ते में जो भी सी एक्सपीडिशन किया था, उसी सी एक्सपीडिशन का सी रूट का मैप था। ठीक है, उसमें से एक मैप ऐसा था जो कि यूरोप से इंडिया आने के लिए डायरेक्ट जो सी रूट था, उसी सी रूट का एक मैप भी उस मैप में था। तो वो जो डायरेक्ट यूरोप से इंडिया आने के लिए जो डायरेक्ट सी रूट का जो मैप है, वो मैप भी ये फ्रांसिस ड्रेक के हाथ में लगा। ठीक है, तो ये सारे मैप के सहारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1580 तक दुनिया को घूम लिया। समुद्र के रास्ते उस मैप के सहारे 1580 तक पूरा दुनिया घूम लिया। तो 1578 में एक पुर्तगीज जहाज़ को एक ब्रिटिश पायरेट ने लूटा जिनका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। लूटने के बाद उनको जो सामान था वो तो लूटा ही, उसके साथ कुछ मैप उनके हाथ में लगे, सी रूट का मैप उनके हाथ में लगे। उनमें से एक मैप ऐसा था जो कि यूरोप से सीधा रास्ता कैसे डायरेक्ट सी रूट पकड़ के इंडिया आया जा सकता है, उस रूट का मैप था। तो वो मैप भी फ्रांसिस ड्रेक की हाथ में लगा। ठीक है, ये हो गया एक पहला इंसिडेंट 1578 में, पहला इंसिडेंट। अब दूसरा जो इंसिडेंट हमें याद रखना है वो है 16th सेंचुरी के लेट 16th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, पूरा यूरोप दो रिलीजियन सेक्ट में डिवाइड हो गया। पहला सेक्ट क्या है, प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक। ठीक है, तो 1587 से पहले स्पेन और इंग्लैंड, इन दोनों का जो रूलर थे ये दोनों कैथोलिक थे। ठीक है, रिलीजियस इन दोनों का रूलर का रिलीजन कैथोलिक था। तो तब 1587 से पहले इसलिए ये दो देश इंग्लैंड और स्पेन एक दूसरे के अलाइंस थे। ये जो अलायंस था बहुत सारे साल तक पहले से था, 1587 तक था। लेकिन उसके बाद 1587 में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। मतलब अगला रूलर कौन होगा इसके लिए कौन होगा इसके लिए वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ इंग्लैंड के अंदर। वहाँ उस वॉर ऑफ सक्सेशन में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जीता और उन्होंने मेरी फर्स्ट को एग्जीक्यूट करके 1587 में इंग्लैंड के रूलर बने। ठीक है, तो अब जब 1587 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड के रूलर बने, तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थे ये एक प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है, और स्पेन का जो उस टाइम के रूलर थे वो फिलिप II, वो एक कैथोलिक थी। अब ये जो दो देश इंग्लैंड और स्पेन पहले दोनों ये कैथोलिक थे और एक दूसरे के एलाई थे। लेकिन 1587 के बाद इंग्लैंड का रूलर जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वो बन गया प्रोटेस्टेंट थी, और स्पेन के जो रूलर थे फिलिप II वो एक कैथोलिक थे। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया। ऊपर से ये फिलिप II जो स्पेन के रूलर थे वो इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें अपने दिमाग लगाने लगे। ऊपर से इंग्लैंड के अगेंस्ट एक नेवल मिशन भी लॉन्च कर दिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम का स्पेन का जो नेवी था, जिनको स्पेनिश आर्माडा बोलते थे, तो वो स्पेनिश आर्माडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इंग्लिश नेवी था वो उस स्पेनिश आर्माडा को हरा देता है और क्वीन एलिजाबेथ I के नेतृत्व में एक हिस्टोरिक विक्ट्री कायम करता है ब्रिटिश नेवी ने। ठीक है, तो ये दो इंसिडेंट, एक पहला इंसिडेंट जो फ्रांसिस ड्रेक का था 1578 में हुआ था, जिसमें इंडिया आने का जो मैप था वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में लग गया। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग नेवी जो कि एक स्पेनिश आर्माडा एक स्ट्रॉन्ग नेवी था उस टाइम का, उसको हराने के बाद ब्रिटिश नेवी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये जो दो इंसिडेंट तो हमने पहले ही देख लिया, एक तो फ्रांसिस ड्रेक के हाथ ये मैप लगा, दूसरा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने विक्ट्री कायम किया स्पेनिश आर्माडा के ऊपर। ये दो जो इंसिडेंट हुआ, ये दो इवेंट हुआ। इस इवेंट के बाद इंग्लैंड के अंदर मैरीटाइम एंटरप्राइज के अंदर एक हलचल आ गया। हलचल मतलब इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश लोग थे, उनके दिमाग में ये चलने लगा, अगर हम लोगों के पास इंडिया जाने के लिए डायरेक्ट सी रूट का मैप है, ऊपर से हम लोगों का जो नेवी है ये स्पेनिश आर्माडा एक स्ट्रॉन्ग नेवी को हरा दिए, तो ऐसे तो है समुद्र के रास्ते का मैप भी है, ऊपर से हम लोगों का जो नेवी है ये स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने ये स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया। तो ये दो बातें वो जो इंग्लैंड के लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भर दिया। तो उसके दिमाग में ये चलने लगा कि हम लोग अगर स्पेनिश आर्माडा को हरा सकते हैं तो हम ईस्ट में जाके इंडिया में जाके सामान खरीद के वही सामान को यूरोपियन मार्केट में सेल करके पुर्तगीजों की तरह मुनाफा भी कमा सकते हैं। ठीक है, इसी सोच के साथ तो इंग्लिश ट्रेडर थे वो लोग सब सामने आए और एक कंपनी फॉर्म किया। उस कंपनी का नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया।
ये था कंपनी का नाम, जो कि बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो ये था कंपनी का नाम, तो ये ट्रेडिंग कंपनी फॉर्म हो गया अभी। तो इस कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक पिटीशन डाला क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, जिन्होंने जो एक प्रोटेस्टेंट थी उनके पास एक पिटीशन डाला कि बोला कि हम लोगों को ग्रांट दीजिए कि जिस ग्रांट के सहारे हम लोग, ग्रांट मतलब उस टाइम का परमिशन होता था। उन्होंने एक टाइप का, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने पिटीशन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास इसलिए डाला कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इस कंपनी को इजाज़त दे दे, कि ग्रांट दे दे, चार्टर दे दे कि ये कंपनी ईस्ट में जाके, इंडिया में जाकर बिजनेस कर पाए। तो लास्ट में तो एलिजाबेथ ने क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ ने पिटीशन तो इनके पास जमा हुआ, तो उस पिटीशन को देखने के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने ईयर ऑफ 1600 पे क्या हुआ, उस ईयर ऑफ 1600 का जो आखिरी दिन था, मतलब 31 दिसंबर को उन्होंने इस कंपनी को ग्रांट दे दिया। किस के लिए, मोनोपोली दे दिया बिजनेस करने के लिए। मतलब इंग्लैंड से सिर्फ यही कंपनी, ये जो कंपनी है जो इंग्लैंड के मर्चेंट लोगों ने मिलकर बनाया है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ये जो कंपनी है, सिर्फ इस कंपनी इंग्लैंड से ईस्ट में जाएगा और इंडिया में जाके अपना बिजनेस ट्रेड करेगा। ये 15 साल के लिए ये ग्रांट दे दिया। किसने दे दिया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसको दिया, ये जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, इस कंपनी को दे दिया। तो यही कंपनी बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, ठीक है। तो इनको इंडिया आने के लिए ग्रांट मिल गया इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। अब तो क्या हुआ, अब जब ग्रांट मिल गया तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना है, जो उस टाइम में जब ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थे, ये 1558 थे से 1603 तक राज किए थे, इंग्लैंड के रूलर थे। और उसी टाइम में इंडिया में कौन राज कर रहा था, उसी टाइम में इंडिया में राज कर रहा था मुगल एम्पायर अकबर, 1556 से 1605 तक, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों कंटेम्पोररी रूलर थे, मतलब उसी समय का, एक था इंग्लैंड का, एक था इंडिया का, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं, तो इनको ईस्ट में जाने के लिए, इंडिया की तरफ ईस्ट के जाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दिया, ठीक है। तो अब जब परमिशन मिल गया, ग्रांट मिल गया 15 साल के लिए, पूरे ट्रेड के ऊपर, ईस्ट में जो भी ट्रेड हुआ उसका मोनोपोली मिल गया, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला मिशन था, ये था मालया आर्कीपेलागो, और सेकंड मिशन भी था मालया आर्कीपेलागो। और मालया आर्कीपेलागो मतलब अगर मैप में देखें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले हिस्से को मालया आर्कीपेलागो बोलते हैं। यहाँ पे भी स्पाइस का बहुत अच्छा क्वालिटी का स्पाइस मिलता था, इसीलिए पहला 2 मिशन, क्योंकि इनके दिमाग में था कि उधर मालया आर्कीपेलागो में डच लोग हैं, इंडिया में पुर्तगीज़ लोग हैं पहले से ही, तो इनका स्पाइस का जो मुनाफा था, ये उस मुनाफे के चक्कर में पहले 2 मिशन इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे किया, मालया आर्कीपेलागो में। और तीसरा जो मिशन था वो था इंडिया में, 1607 में सूरत पहुँचे। कौन पहुँचे, कैप्टन हॉकिंस, उसके साथ जो जहाज़ था उसका नाम था हेक्टर। कैप्टन हॉकिंस एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ट्रेडर थे, उन्होंने हेक्टर करके एक जहाज़ लेके 1607 में सूरत पहुँचे। उसके पहले 2 मिशन कहाँ पे था, मालया आर्कीपेलागो में, ठीक है। अच्छा, जब पहुँचे 1607 में, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम तब तक अकबर का कार्यकाल, मतलब अकबर का ये खत्म हो गया। उसके बाद अकबर का जो बेटा था जहांगीर, वो मुगल एम्पायर करके रूलर बने इंडिया का। तो अब उसी टाइम के बाद, मतलब 1607 में जब सूरत पहुँचे, उस टाइम में इनका भी, मतलब ब्रिटेन में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनका भी कार्यकाल, उनका भी टाइम खत्म हो गया, 1603 में वो चला गया। उसके बाद जो इंग्लैंड का राजा बने, वो राजा का नाम था किंग जेम्स फर्स्ट। इन्होंने 1603 से 1625 तक रूल किया इंग्लैंड को। तो इन्होंने आते ही पहले क्या किया, इन मई 1609 में इन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ना, उस ट्रेड का, उसको इंडिफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब अब वो इंडिफिनिट पीरियड, कोई 15 साल नहीं, जितना दिन हो सके, जब तक राजा ना बोले, जब तक रूलर ना बोले, तब तक ये मोनोपोली चलता जाएगा। मोनोपोली किस चीज़ का, ट्रेड टू द ईस्ट, मतलब यूरोप से ईस्ट की तरफ जितना भी ट्रेड होगा, इंग्लैंड से जितना भी ट्रेड ईस्ट की तरफ होगा, इंडिया की तरफ, तो उसमें इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मोनोपोली रहेगा, कोई और कंपनी नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने पहले ये किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, किंग जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को कुछ लेटर दिए। लेटर किसके लिए, टू गिव जहांगीर। इंडिया में तब अकबर का शासनकाल खत्म हो गया, उसके बाद उनका बेटा जहांगीर आ गया था। तो जहांगीर को देने के लिए इंग्लैंड के तब उस टाइम के जो किंग थे, किंग जेम्स वन, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को कुछ लेटर दिए, तो जहांगीर को देने के लिए। तो 1609 से 1611 तक कैप्टन हॉकिंस ट्राइड टू कन्विंस जहांगीर बट कुड नॉट गेट परमिशन टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कैप्टन हॉकिंस 1667 तक जहांगीर के सभा में पहुंच गया, सूरत पहुंच गया, वहाँ से तो इंडिया पहुंच गया। जब पहुंचे तब इन्होंने ये ऊपर किंग जेम्स फर्स्ट से बहुत सारे लेटर भी लेके आए साथ में। और 1609 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो भी एक्सटेंड हो गया इंडिफिनिट पीरियड के लिए। तो 1609 से 1611 तक हॉकिंस ने क्या किया, उन्होंने
जहांगीर के सभा में रहते हुए जाके जहांगीर को कन्विंस करने की कोशिश की कि उनको बस सूरत में बिजनेस करने के लिए परमिशन मिल जाए, एक फैक्ट्री बिठाने के लिए परमिशन मिल जाए। फैक्ट्री मतलब एक वायर हाउस, एक बड़ा सा वायर हाउस जहाँ पे सामान खरीद के ब्रिटिश लोग जमा कर सके, उसको स्टोर कर सके, ठीक है। तो उनके लिए परमिशन अगर मिल जाए तो इसके लिए कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को कन्विंस करने के लिए हर एक कोशिश की। कोशिश तो बहुत की, ऊपर से ये जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को उस टाइम का जो मुगल कोर्ट लैंग्वेज था टर्की यानी पर्शियन, वो लैंग्वेज भी आता था। तो जहांगीर के साथ ये हॉकिंस विदाउट एनी इंटरप्रेटर कम्युनिकेशन भी कर सकते थे। लेकिन जहांगीर इंप्रेस तो हुए, सब कुछ हुआ, हॉकिंस के ऊपर इंप्रेस भी हुए, उनको एक 400 मनसब भी दिया, ऊपर से 30,000 का सैलरी देने का भी वादा किया। ये सैलरी शायद उनको दिया गया कि नहीं दिया गया इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वादा किए थे कि मनसब ऑफ 400 और 30,000 का सैलरी। मतलब ये हॉकिंस से वो इम्प्रेस तो थे, लेकिन हॉकिंस से जहांगीर इम्प्रेस तो थे, लेकिन जहांगीर के कोर्ट में कुछ पोर्तुगीज भी थे, ठीक है। पोर्तुगीज लोगों का भी इन्फ्लुएंस था जहांगीर के ऊपर। तो पोर्तुगीज लोगों ने जहांगीर को समझाया कि जैसे कुछ भी करके इनको फैक्ट्री करने का परमिशन मत दीजिएगा। तो वही जहांगीर के ऊपर पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इसलिए जहांगीर ने कॉन्वेंस होने के बाद भी हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, 30,000 का सैलरी दिया, लेकिन ये सूरत में फैक्ट्री बिठाने के लिए परमिशन नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस उसके पीछे काम कर रहा था। तो जब परमिशन सूरत में नहीं मिला फैक्ट्री बिठाने को, तब ये हॉकिंस ने क्या किया, हॉकिंस ने साउथ इंडिया में ट्रैवल करना चालू किया। साउथ इंडिया में कहाँ पे पहुंचा, आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में। तब उस टाइम पे मछलीपट्टनम ये मुगल टेरिटरी के अंदर नहीं आता था, ठीक है। तो तब जाके क्या किया, 1611 में ये जो हॉकिंस ने इन्होंने मछलीपट्टनम से ट्रेड करना चालू किया, वहाँ पे फैक्ट्री डाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस बहुत सारे लेटर लेके किंग जेम्स वन से जहांगीर के सभा में पहुंचे, जहांगीर को कन्विंस करने की कोशिश की कि सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस के अंदर जहांगीर ने वो परमिशन कैप्टन हॉकिंस को नहीं दिया, सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हॉकिंस ने साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल किया और मछलीपट्टनम पहुंचे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो मछलीपट्टनम में क्या हुआ, उस टाइम मछलीपट्टनम मुगल टेरिटरी के अंदर नहीं था, मतलब मुगल शासन से बाहर था। तो उस टाइम मछलीपट्टनम में 1611 में उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और वहाँ से ट्रेडिंग करना चालू किया, ठीक है। अब सूरत में क्या हुआ, अब ये जो सूरत में जब ये कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिला, तो पोर्तुगीजों के समझ में ये आ गया कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, ब्रिटिश लोगों को उतना वेटेज नहीं दिया, उतना बात नहीं सुने, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो इसी सोच के चलते हुए पोर्तुगीजों ने क्या किया, जब इंग्लिश शिप डॉक करने के लिए सूरत में आते थे पोर्ट में, तो उनको आने के लिए एंट्री नहीं देते थे। इंग्लिश शिपों को, ब्रिटिश शिपों को सूरत में डॉक करने के लिए एंट्री नहीं देना बंद कर दिए थे। मतलब सूरत पोर्ट के अंदर आने का जो रास्ता था उसको बंद कर देते थे, मतलब इंग्लिश शिपों को पोर्ट के अंदर आने से पहले रोक लेते थे। तो ये इसके चलते एक पोर्तुगीज़ और ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, और क्या हुआ, बैटल ऑफ स्वाली 1612 में। ये कहाँ पे हुआ, इन सूरत के नियर सूरत में हुआ, स्वाली करके एक जगह पे। अगर मैप में देखें, ये है सूरत और इसके बाजू में स्वाली, यहाँ पे एक बैटल हुआ। बैटल किन दोनों के बीच में हुआ, ब्रिटिश नेवी और पोर्तुगीज़ नेवी के बीच में बैटल हुआ। इसका कारण क्या था, क्योंकि पुर्तगालियों का जो नेवी है वो ब्रिटिश जहाज़ों को पोर्ट के अंदर जाने से पहले रोक दिया करता था, ठीक है। तो अब ये ब्रिटिश नेवी के साथ पोर्तुगीज़ नेवी का कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग तो हुआ। जीता कौन, जीता ब्रिटिश नेवी, क्योंकि ब्रिटिश नेवी के पास ड्रैगन और ऑसिलेंडर करके 2 जहाज़ था। उस जहाज़ का कैप्टन था थॉमस बेस्ट, ठीक है। उन्होंने पोर्तुगीज स्क्वाड्रन को डिफीट कर दिया। कैप्टन थॉमस ने ये पोर्तुगीज जितना भी नेवी का जहाज़ था उनको डिफीट कर दिया उस टाइम बैटल ऑफ स्वाली में। तो मतलब पुर्तगालियों ने ब्रिटिश जहाज़ों को पोर्ट में आने के लिए रोका, सूरत में घुसने नहीं दिया जहाज़ों को, सूरत पोर्ट में घुसने नहीं दिया। इसी के चक्कर में पोर्तुगीज़ और ब्रिटिश के बीच में जंग हुआ, बैटल ऑफ स्वाली, जहाँ पे ब्रिटिश नेवी ने पोर्तुगीज़ नेवी को हरा दिया, ठीक है। ये हो गया बैटल ऑफ स्वाली में। फिर ये जो बैटल ऑफ स्वाली का जो रिजल्ट था ना, जहाँ पे ये ब्रिटिश नेवी जीत गया था, ये खबर पहुँचा कहाँ पे, मुगल कोर्ट में। जब ये खबर मुगल कोर्ट में पहुँचा, तब जहांगीर इम्प्रेस हुए और ग्रांटेड द परमिशन टू इंग्लिश टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन 1613। तो ये जब बैटल ऑफ स्वाली ब्रिटिश नेवी ने जीता, तो ये खबर जब जहांगीर के पास पहुंचा, तब जहांगीर के दिमाग में आया कि ब्रिटिश नेवी तो पोर्तुगीज नेवी से भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो तब वो इम्प्रेस हुए ब्रिटिश लोगों के ऊपर, और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री करने के लिए परमिशन दे दी। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ओपनड इन सूरत इन गुजरात, कहाँ, कब, 1613 में गुजरात में, गुजरात के सूरत शहर में सूरत पोर्ट में पहला ये फैक्ट्री खोला ब्रिटिश लोगों ने।
अब क्या हुआ, जब ये जो परमिशन मिल गया जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब परमिशन मिल गया सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट ने फिर से एक एम्बेसडर भेजा जिनका नाम था थॉमस रो। ये कहाँ भेजा, दरबार ऑफ जहांगीर इन 1615 में जहांगीर के दरबार में एक और एम्बेसडर भेजा जिनका नाम था थॉमस रो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टू सीक ट्रेड कंसेशन, मुगल एम्पायर मतलब जहांगीर से ट्रेड कंसेशन मांगा। और इनका जो मतलब बिहेवियर था, ये जो थॉमस रो आए थे, इनका बिहेवियर बहुत ही हाईली सिविलाइज थे, तो इनका डिप्लोमेटिक स्किल और हाईली सिविलाइज बिहेवियर से जहांगीर इंप्रेस हो गए थे। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, ठीक है, जहांगीर ने बोला ठीक है आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप इंसान भी बहुत अच्छे हो, आपका डिप्लोमेटिक स्किल भी बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है और आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ये सारी चीज़ थॉमस रो को बोले। थॉमस रो को बोलने के बाद उनको बोला कि ठीक है, हम आपको मुगल टेरिटरी के अंदर ट्रेड करने के लिए परमिट दे रहे हैं, क्योंकि जो ही मांगने आया था वो टू सीक द ट्रेड कंसेशन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन फ्रॉम मुगल एम्पायर। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि मुगल टेरिटरी के अंदर अगर आसानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर पाए, बिजनेस कर पाए, इसी का परमिशन मांगने आया था थॉमस रो, जिसको भेजा गया था किंग जेम्स वन के द्वारा। ठीक है, उन्होंने तो आखिर में जहांगीर ने उसको परमिट तो दिया कि ब्रिटिश किसी को डिस्टर्ब मत करो, कोई भी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में मत जाओ और मुगल टेरिटरी के अंदर आप बिजनेस करो, ट्रेड करो। लेकिन ये जो परमिट था, ये परमिट था वर्बल। ठीक है, ये जो परमिट था ये था वर्बल, मतलब मुंह से बोला गया था, कोई कॉमर्शियल ट्रीटी या साइन ट्रीटी नहीं था। ठीक है, जहांगीर ने जो परमिशन दिया था वो बाई माउथ दिया था, वर्बल दिया था, उसका कोई लिखा पढ़ी यानी कॉमर्शियल ट्रीटी या साइन डॉक्यूमेंट नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा फ्लो चार्ट में जो इंसिडेंट हम लोग अब तक देख लिए थे 1600 से 1633 तक, जो जब फैक्ट्री सारे ब्रिटिश लोगों ने बना लिए थे, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में एक बार देख लेते हैं। तो 1600 में क्या हुआ था, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए ट्रेड परमिट मिला था। फिर 1607 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुँचे, सूरत में। 1609 में मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, जो पहले 15 साल के लिए मोनोपोली था वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो गया। किसने एक्सटेंड किया, किंग जेम्स फर्स्ट ने। फिर 1612 में क्या हुआ, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, जिसमें ब्रिटिश नेवी पोर्तुगीज़ नेवी को हरा दिया और जीत गया। फिर सूरत में परमिशन मिला फैक्ट्री बनाने के लिए, तो फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत हुआ। फिर 1615 में थॉमस रो केम टू इंडिया आए और बिजनेस के लिए मुगल एम्पायर से ग्रांट मांगा, तो मुगल एम्पायर ने उनको परमिशन दिया बाई वर्बल कि मुगल टेरिटरी के अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 1633 मतलब 1615 से थॉमस रो के आने के बाद 1615 से 1633 तक उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। पहला फैक्ट्री था अहमदाबाद, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। भरूच, जो ये भी गुजरात के अंदर ही है। फिर आगरा जो यूपी में है, मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, और बालासोर उड़ीसा में। ये सारे जगह पे उन ब्रिटिश लोगों ने फैक्ट्री बना लिए थे 1633 आते आते। ठीक है, 1633 आते आते सारी जगह पे ब्रिटिश लोगों ने फैक्ट्री बना लिए थे। तो अब हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंसी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अगर हम मैप में देखें, मैप के अंदर ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा कोरोमंडल कोस्ट है। क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। तो इस कोस्ट में एक पहले से ही था, क्या था, एक फैक्ट्री पहले से था जो है मछलीपट्टनम, और एक दूसरा बनाया, कब बनाया, 1639 में। ये है मद्रास, ये कब बना, 1639 में। तो आज का जो टॉपिक मतलब अभी का जो टॉपिक है ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो उस टाइम ये जो मद्रास एरिया था, ये एरिया किसके अंडर आता था, ये आता था राजा ऑफ चंदेरी, जो कि जब ये विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था उसी से ये बना, उसी का एक हिस्सा एराविदु डायनेस्टी के थे। एराविदु डायनेस्टी, ये मद्रास का जो एरिया था ये था। तो इन्होंने क्या किया, 1639 में ये जो मद्रास का एरिया है लीज पे दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लीज मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रेंट पे दे दिया। इसी का मीनिंग है लीज। लीज का मीनिंग यही है कि बहुत लॉन्ग, मान लीजिए 100 साल 200 साल के लिए रेंट पे मद्रास को ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लीज में दे दिया। तो इसके बदले में राजा ऑफ चंदेरी को क्या मिला,
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल पे हाफ ऑफ द रेवेन्यू ऑफ मद्रास पोर्ट टू राजा ऑफ चंदेरी, मतलब मद्रास पोर्ट को यूटिलाइज करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी रेवेन्यू कमाएगा उसका आधा किसके पास जाएगा, राजा ऑफ चंदेरी के पास। ठीक है, तो इसके और इस पैसों के बदले में, इस आधा रेवेन्यू के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अलाउड टू फोर्टिफाई द प्लेस, मतलब ये मद्रास में फोर्ट बना सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा क्या कर सकता है, कंपनी वॉज अलाउड टू एडमिनिस्टर इट, इस जगह को एडमिनिस्टर कर सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा अपना कॉइन, कंपनी वॉज कॉइन मनी इन दिस एरिया, मिंट कॉइन, मतलब ये जो एरिया है इसमें मद्रास में अपना सिक्का छाप सकता है, अपना कॉइन बना सकता है। और ये फोर्टिफिकेशन, पहला फोर्टिफिकेशन क्या हुआ मद्रास के अंदर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये बाद में 1641 में कॉमनवेल्थ कोस्ट के हेडक्वार्टर भी बने। ठीक है, 1652 में क्या हुआ, ये इसका जो स्टेटस था, ये जो सेंट जॉर्ज, ये जो मद्रास जो था, इसका स्टेटस अपग्रेड करके इसको प्रेसिडेंसी बना दिया गया। तो मतलब अब ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। फर्स्ट टेरिटोरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्विजिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इन इंडियन सॉइल, तो यही मद्रास प्रेसिडेंसी पहला एक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइज्ड एक्विजिशन था इंडियन सॉइल में ब्रिटिश के द्वारा। मतलब ये पहला इंडियन सॉइल है, पहला इलाका है इंडिया के अंदर जो एक प्रॉपर एक्विजिशन हुआ, प्रॉपरली ब्रिटिश ने इसको एक्वायर किया। ठीक है, तो ऐसे ये बना मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का जो मैप है यहाँ पे दिया हुआ है, ये है मद्रास प्रेसिडेंसी का मैप। ठीक है, तो एक बार मद्रास प्रेसिडेंसी को पहले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डिसइंटीग्रेट विजयनगर एम्पायर का एक राजा था, डिसइंटीग्रेशन के बाद राजा ऑफ चंदेरी, जो कि एराविदु डायनेस्टी के थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1639 में मद्रास को लीज पे दे दिया, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बदले में उनको क्या मिला, उनको ये मिला कि मद्रास पोर्ट को यूटिलाइज करके जो भी कस्टम रेवेन्यू मिलेगा, जो भी कस्टम रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, उसका आधा हिस्सा किसके पास जाएगा, राजा ऑफ चंदेरी के पास। ठीक है, इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो फोर्टिफिकेशन कर सकता है मद्रास पोर्ट का, मद्रास को एडमिनिस्टर कर सकता है और अपना कॉइन, अपना सिक्का, अपना मनी छाप सकता है। ठीक है, तो इसके चलते ये 3 परमिशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। और इस परमिशन को मिलने के बाद ही फोर्ट सेंट जॉर्ज करके एक फोर्टिफिकेशन हुआ। ठीक है, जो कि 1641 में कॉमनवेल्थ कोस्ट का हेडक्वार्टर बना दिया गया था उस फोर्ट को। उसके बाद 1652 में इस मद्रास को प्रेसिडेंसी, उसका जो स्टेटस है मद्रास का, उसका स्टेटस अपडेट करके उसको प्रेसिडेंसी बना दिया गया। और ये पहला प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन सॉइल बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी। अब हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी, ये हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो पहले हम लोग जो देखेंगे, ये बॉम्बे जो पोर्ट था, ये जो बॉम्बे का जो एरिया इलाका था, ये किसके पास था, ये अंडर पोर्तुगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश के पास पहले था ही नहीं, ये था पोर्तुगाल के पास। ठीक है, ओन्ड बाय पोर्तुगाल स्टेट गवर्नमेंट। पोर्तुगाल के जो स्टेट थे, उसका जो गवर्नमेंट था वो इसका ओनर थे, मालिक थे। ठीक है, लेकिन 1661 में क्या हुआ, क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, जो कि एक पुर्तगाल क्वीन थे, पुर्तगाल रानी थे, उनके साथ किसका शादी हुआ, किंग्स चार्ल्स टू इंग्लैंड के जो राजा थे, रूलर, उनके शादी हुआ, जो कि इंग्लैंड में राज किए रूलर थे 1660 से 1683 तक। ठीक है, उनके साथ किसका शादी हुआ, क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, जो कि एक पुर्तगाल क्वीन थे। तो ये शादी तो हुआ। इस शादी के चलते क्या हुआ, इस शादी के चलते ये जो पोर्तुगाल देश था, पोर्तुगाल का स्टेट गवर्नमेंट था, इन्होंने क्या किया, बॉम्बे को एज ए डाउरी इंग्लैंड को दे दिया। ये जो देखिए यहाँ पे समझने की बात है, पोर्तुगाल ने बॉम्बे, ये जो जगह है बॉम्बे को एज ए डाउरी, जो कि पोर्तुगाल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, वो एज ए डाउरी इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड को मतलब इंग्लैंड के राजा को दिया, राजा, क्योंकि राजा के साथ शादी हुआ, इंग्लैंड की राजा को दिया। इसका मतलब ये नहीं ये डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, लेकिन नहीं, इन्होंने जो डाउरी दिया था ये दिया था राजा को, क्योंकि राजा के साथ शादी हुआ तो राज परिवार को, राजघराने को ऐसे डाउरी दे दिया। बॉम्बे का जगह है। तब ये जो इंग्लैंड का जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बॉम्बे को लीज पे दे दिया। किसको लीज पे दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन से साल में, 1668 में ये जो एज ए डाउरी बॉम्बे मिला था इंग्लैंड के राजा रूलर को, उन्होंने क्या किया, किंग्स चार्ल्स को, उन्होंने क्या किया, बॉम्बे को लीज में दे दिया, मतलब बहुत एक लंबे साल के लिए रेंट पे दे दिया। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में को 1668 पे। तो इसके बदले राजा को क्या मिला, राजा को मिला एज ए रेंट 10 पाउंड पर एनम, मतलब बहुत ही कम रुपया, मतलब उस टाइम के हिसाब से भी बहुत ही कम अमाउंट, 10 पाउंड पर एनम, साल में 10 पाउंड क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साल में 10 पाउंड राजा को, मतलब इंग्लैंड के जो रूलर थे, जो किंग थे, उनको देना था। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये जो बॉम्बे था, ये बॉम्बे पोर्तुगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, जो कि और पोर्तुगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो पोर्तुगाल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उसके ओन्ड बाय पोर्तुगाल स्टेट गवर्नमेंट। पोर्तुगाल स्टेट के अंडर
ये कंपनी था। तो मतलब एक तरीके से बॉम्बे का जो ओनर, जो मालिक हुए, वो हुए पुर्तगाल स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, अब पुर्तगाल के जो रानी है क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनके साथ किंग्स चार्ल्स जो इंग्लैंड के राजा रूलर थे उस टाइम के 1660 से 1683 तक, उन दोनों के बीच में शादी हो जाता है। शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद उस टाइम पुर्तगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट, पुर्तगाल के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बॉम्बे को ऐसे डाउरी इंग्लैंड के जो किंग्स चार्ल्स को दे दिया। तो किंग्स चार्ल्स ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, उस बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिफिनिट पीरियड के लिए लीज पे दे दिया। लीज पे दे दिया मतलब रेंट पे, बहुत लंबे सालों के लिए रेंट पे दे दिया। और रेंट कितना था, वो रेंट था 10 पाउंड साल का, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस 10 पाउंड साल में 10 पाउंड राजा को, मतलब किंग चार्ल्स को देना था। ठीक है, ऐसे करके घूम फिर के ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे किसके हाथ में पहुंचा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच गया। पुर्तगाल स्टेट गवर्नमेंट से वो कहाँ किसके हाथ में पहुंचा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर क्या होता है, बॉम्बे वाज, ये बाद में ये बॉम्बे को हेड क्वार्टर बना दिया जाता है वेस्टर्न सीट ऑफ प्रेसिडेंसी के, फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, पहले तो सूरत में हेडक्वार्टर था, उसको शिफ्ट करके कहाँ लेके आया, सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। वेस्टर्न जो प्रेसिडेंसी होगा था उस टाइम, मतलब ये वाला एरिया, इसका हेडक्वार्टर किसको बना दिया गया, बॉम्बे को। ठीक है, फिर बॉम्बे कैसल मेड बाय ब्रिटिश, फिर बॉम्बे में कैसल बना दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो ऐसे बॉम्बे, ऐसे ही जो चीज़ पुर्तगाल के पास था वो घूम फिर के डाउरी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा 1668 में। फिर उसको बाद में ये कर दिया गया, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का जो हेडक्वार्टर, उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया, और बाद में बॉम्बे में कैसल भी बनाया ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, ये हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद अब हमारा टॉपिक है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये कहानी, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी की कहानी शुरू होता है 1651 से। तो उस टाइम ये पूरा का जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया मुग़ल के अंडर था, मुग़ल एम्पायर के अंडर था। उनमें से एक सूबा था, ये है बंगाल सूबा, ये था बंगाल। तो ये पूरा एरिया किसके अंदर था, मुग़ल के अंडर था। और मुग़ल के अंडर एक हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये क्या, बंगाल सूबा था। ठीक है, तो अब तो ये उस टाइम मुग़ल एम्पायर का जो रूलर थे उनका नाम था शाहजहां। उन्होंने 1628 से 1658 तक राज किया, मुग़ल एम्पायर थे। उसी टाइम बंगाल सूबा का जो कैपिटल था वो था ढाका, और बंगाल सूबे का सूबेदार जो था उनका नाम था शाह शुजा। तो अब क्या हुआ, अब बंगाल सूबा का जो सूबेदार थे उनका नाम था शाह शुजा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया बंगाल में इन 1651 में। 1651 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा के अंदर परमिशन दे दिया, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बदले में फिर 3,000 रुपया पर एनम शाह शुजा को रिटर्न करता था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो इंसिडेंट है, ये कब से चालू हुआ, 1651 से। उस टाइम ये पूरा का पूरा एरिया जो कि मैप में दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया मुग़ल एम्पायर के अंडर था। मुग़ल एम्पायर उस टाइम था शाहजहां, उनके पूरा मुग़ल एम्पायर के अंडर ये वाला जो हिस्सा है ये था बंगाल सूबा। इस बंगाल सूबा का जो सूबेदार थे उनका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा ने 1651 पे शाह शुजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया ट्रेड करने के लिए बंगाल के अंदर। तो उसी परमिशन मिलने के बाद ही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पहला फैक्ट्री बनाया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साल में 3,000 रुपया शाह शुजा को देना होता था। ठीक है, तो परमिशन मिल गया ट्रेड करने के लिए। तो पहला फैक्ट्री कहाँ डाले, हुगली पे। ये हुगली कहाँ पे है, अगर मैप पे देखे, ये हुगली का जो एरिया है, ये हुगली यहाँ पे है वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली है। और जो दो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना है, राजमहल और पटना, ये राजमहल और पटना बिहार में है। ये है राजमहल और ये है पटना, ये दो जगह बिहार में है। और ये जो पहला बंगाल के अंदर जो कंपनी बना, फर्स्ट एजेंट और गवर्नर उसका कौन बने, उनका नाम थे विलियम हेज। इन्होंने ये पहला एजेंट और गवर्नर बना कंपनी इन बंगाल के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला एजेंट और गवर्नर बना उनका नाम था विलियम हेज। ठीक है, तो क्या हुआ, 1651 से ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी का ये आइडिया चालू हुआ। क्योंकि 1651 में बंगाल सूबा का जो सूबेदार थे शाह शुजा, उन्होंने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिए थे, और इसके बदले साल में 3,000 रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहशुजा को देना होता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन मिलने के बाद एक फैक्ट्री डाला बंगाल के अंदर हुगली पे, और 2 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर डाले राजमहल और पटना में, जो कि बिहार में है। और इसी बंगाल के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फर्स्ट एजेंट और गवर्नर थे, उनका नाम थे विलियम हेजेस। ठीक है, अब 1651 से 1700 साल तक ये जो टाइम सेगमेंट है, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। 1651 से 1681, 1681 से 1690 और 1690 से 1700। तो ये जो सालों का जर्नी है, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 1651 से 1681 तक क्या क्या हुआ। तो क्या क्या हुआ इसमें, सबसे पहले जो हुआ, तो जब परमिशन मिल गया विलियम हेज को बंगाल में बिजनेस करने के लिए, तो हुगली, राजमहल, पटना, इन तीनों जगह से जितना भी सामान था उसको स्टोर करने के बाद जब बाहर बेचना होता था, वहाँ से माल को बाहर निकाल के फिर विलियम हेज ने चाहा कि हम पोर्ट लेके जाएंगे और वहाँ से अदर्स कंट्री को बेच देंगे। ठीक है, ये इसका प्लान था विलियम हेज का। लेकिन बात ये हुआ कि जब ये लोग अपने फैक्ट्री से माल को निकाले और बेचने के लिए लेके जा रहे थे, तब हर एक चेक पोस्ट में उनको मुगल चेक पोस्ट मिल गया, जहाँ पे मुगल कस्टम ऑफिसर्स खड़े थे। उन्होंने इस सामान के बदले टोल मांगने लगे, मांगने लगे। लेकिन परमिशन सुबेदार ने परमिशन दिया था ट्रेड के लिए, शाहशुजा ने। लेकिन फिर भी ये जो मुगल ऑफिशियल्स थे, ये लोग क्या किए, ये लोग इस गुड को पास करने से पहले ये पैसा मांगने लगे, टोल मांगने लगे। Despite of the privilege of the foremen, the company's business was now and then obstructed by custom officer in the local check post who asked for payment of tolls। तो ये चीज़ चालू हो गया, जो जबकि शाहशुजा ने परमिशन दे के रखा था, लेकिन फिर भी मुगल चेक पोस्ट में, हर एक मुगल चेक पोस्ट में जो कस्टम ऑफिसर्स थे, वो लोग पैसा वसूलने लगे। माल के डिलीवरी से पहले, माल का जो शिपमेंट होता था उससे पहले, पैसा पास करने से पहले पैसा उठाने लगे। तो इससे चलते क्या हुआ, इसके चलते विलियम हेज यानी ब्रिटिश लोगों के साथ मुगल जो कस्टम ऑफिशियल्स थे, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। और कभी कभी तो ये जो सामान थे, गुड्स थे, इनको मुगल चेक पोस्ट ऑफिशियल के द्वारा लूट लिया जाता था। ठीक है, तो इसके चलते हुए विलियम हेज को समझ में आ गया, वो बोलने लगे कि हुगली का जो फैक्ट्री है उसको हम लोग फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये विलियम हेज क्या वांटेड टू फोर्टिफाई फैक्ट्री ऑफ हुगली को फोर्टिफिकेशन करना चाहे। ठीक है, ये जो इंसिडेंट सब हुआ, ये 1651 से 1681 तक हुआ। 30 साल तक यही चलता गया। और हुगली को विलियम हेज ने प्लान किया कि जैसे तैसे करके हुगली को फोर्टिफाई करना है, हुगली का जो फैक्ट्री है उसको फोर्टिफाई करना है। फिर आता है 1681 से 1690। इस 9 साल में क्या हुआ, इस 9 साल में मुगल का जो एम्पायर शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया। 1658 से 1707 तक ये राज किए, रूलर थे मुगल एम्पायर का। तो इनके अंडर जो मुगल गवर्नर था, उसका नाम था शाइस्ता खान। ठीक है, ये जब विलियम हेज जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जब रिक्वेस्ट भेजा कि फोर्टिफिकेशन करना है हमें हुगली को 1682 में, तब इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला, शाइस्ता खान ने बोला, नो, नहीं कर सकते आप फोर्टिफिकेशन, हम करने का परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि पहले से लूट रहा था, ये सामान को लूटना चालू था 1681 तक। तो तब विलियम हेज ने सोचा कि ये हुगली का जो ये फैक्ट्री है, इनको फोर्टिफिकेशन करेंगे तो सामान थोड़ा सा सेफ रहेगा। लेकिन इसका परमिशन शाइस्ता खान ने नहीं दिया। ये शाइस्ता खान कौन थे, ये थे मुगल गवर्नर टू बंगाल ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, इनके पास जब विलियम हेज ने रिक्वेस्ट डाली कि हमें हुगली का जो ये फैक्ट्री है इसको फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं हम लोग, तब शाइस्ता खान ने बोला नहीं, इन्होंने नो बोल दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी विलियम हेज के साथ शाइस्ता खान का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। ठीक है, इसके तब क्या हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम हेज के अंडर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने मुगल टेरिटरीज जैसे कि थाना, मॉडर्न जो कलकत्ता के अंदर जो गार्डन रिज एरिया है, उस टाइम का उसका नाम था थाना। तो मॉडर्न गार्डन रिज थाना इलाका जो कि मुगल टेरिटरी था, हिजली जो कि आज के दिन के ईस्ट मिदनापुर है, फिर बालासोर उड़ीसा के अंदर, ये सारे एरिया पे अटैक कर दिया। कौन अटैक किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हेज के नेतृत्व में सारे मुगल टेरिटरी में, ये तीनों मुगल टेरिटरी में अटैक कर दिया। तब ये देख के शाइस्ता खान ने क्या किया, शाइस्ता खान ने अटैक कहाँ पे किया, ब्रिटिश बिजनेस सेंटर जो था हुगली, राजमहल। एक तो था ये सबसे बड़ा वाला फैक्ट्री हुगली, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए थे, राजमहल और 3 पटना। इन 3 जगह पे अटैक कर दिया। किसने अटैक किया, शाइस्ता खान ने, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले मुगल टेरिटरी पे अटैक किया था। वो टेरिटरी क्या था, थाना, हिजली और बालासोर। तब जाकर क्या हुआ, मुगल ने जब शाइस्ता खान ने ये तीनों जगह पे हुगली, ब्रिटिश के जो सेटलमेंट जो फैक्ट्री थे हुगली, राजमहल और पटना, यहाँ पे जब सीज कर दिया 1686 में, तब क्या हुआ, तब सारे ब्रिटिश भाग गए बंगाल से, भाग के कहाँ पे, बंगाल के जो आउटस्कर्ट है वहाँ पे जाके बैठ गए।
बंगाल का जो कोर एरिया है उससे निकाल के बंगाल के जो आउटस्कर्ट है वहाँ पे जाके बैठ गए, क्योंकि सारे जगह पे मुगल ने सीज लगा दिए थे, सीज कर दिए थे 1686 में, 1686 में, 1686 में। ठीक है, अब आता है 1690 से 1700, ये 10 साल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो है जॉब चार्नक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल गवर्नर बंगाल के उस टाइम पे थे शाइस्ता खान, जिन्होंने पूरा सीज किया था, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी ये फैक्ट्री था उनको जो सीज किया था, उनके साथ नेगोशिएट करना चालू कर देते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए आप हमें ब्रिटिश लोगों को सुल्तानपुरी तक आने का परमिशन दे दीजिए, तो हम सुल्तानपुरी तक आना चाहते हैं। तो ये बात को लेके इन्होंने नेगोशिएट करना चालू कर दिया शाइस्ता खान के साथ। तो एक ट्रीटी होता है जिसमें शाइस्ता खान बाद में परमिशन दे देते हैं। तो ये जो जॉब चार्नक है, ये शाइस्ता खान के साथ नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ ट्रीटी वगैरह साइन करके क्या किया, जो भी आउटस्कर्ट में ब्रिटिश लोग सीज होने के बाद आउटस्कर्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बैठे हुए थे उनको सुल्तानपुरी मतलब कोलकाता के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जॉब चार्नक के बारे में जान लेते हैं। ये क्या था, जब वो सुल्तानपुरी लौटने का परमिशन मिला वो साल था 1691। फिर 1698 में क्या होता है, जॉब चार्नक यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीड इन गेटिंग द परमिशन टू बाई जमींदारी ऑफ 3 विलेज। उस टाइम, अब तो एक कलकत्ता एक बड़ा शहर है, लेकिन उस टाइम 3 छोटा विलेज, ये सुल्तानपुरी जो कि आज के दिन में सोहा बाजार जिनका नाम है, दूसरा गोविंदपुर और कालीघाट जो कि कालीघाट है आज के दिन में। तो इस तीनों जगह का, तब ये गाँव हुआ करता था, ये तीनों जगह का ज़मींदारी खरीद लिया इंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने, सुल्तानपुरी, गोविंदपुर और कालीघाट, मतलब कालीघाट आज के दिन में जिसका नाम कालीघाट है। तो ये 3 जगह मिला के आज के दिन का मॉडर्न कोलकाता भी है। तो इस 3 जगह का ज़मींदारी खरीद लिया। ये कब खरीदा, 1698 में। ठीक है, तो ये जो खरीदा कितने रुपये में खरीदा, जो भी ओनर थे इस 3 जगह का, उन ओनर से 1200 रुपये में खरीदा। उस टाइम के 1200 रुपया होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ही होता है। अब तो 1200 रुपया का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन उस टाइम पे वैल्यू होता था। तो 1200 रुपयों में ये खरीद लेता है ज़मींदारी। उसके बाद क्या करता है, 700 में यहाँ पे जो फोर्ट विलियम है उसको फोर्टिफिकेशन होता है कलकत्ता के अंदर फोर्टिफाइड सेटलमेंट फोर्ट विलियम। ठीक है, तो बाद में इसी फोर्ट विलियम को बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इसको ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट थे वो थे चार्ल्स आईडी। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे बन गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये जो तस्वीर है ये जॉब चार्नक की है, ये बंदा है जॉब चार्नक। इन्होंने कोलकाता में आके, सुल्तानपुरी में आके 1691 में जो आउटस्कर्ट में बैठे हुए थे जो ब्रिटिश लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको अंदर लेके आए। फिर ये ज़मींदारी खरीदी और धीरे धीरे करके इंडिया में बैठ गए। तो ये हो गया हम लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसके बाद वो कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को एस्टेब्लिश किया, वो भी हम पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम लोगों की ये कोशिश, हम लोगों की ये कंटेंट और ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो हम लोगों की ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। और हम लोगों की वीडियो की सब पूरा का पूरा PDF हम लोगों की जो इंस्टाग्राम का चैनल होगा उसमें और टेलीग्राम के चैनल में पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। थैंक यू, गुड नाइट।